अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी। प्यारे भाइयों, आज एक खबर आई हफ्ते वाले दिन कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया है इसराइल ने। उसके अलावा जुम्मे वाले दिन लेबनान के ऊपर हमला हुआ है और 26 अक्टूबर बरोजे हफ्ता फलस्तीन के ऊपर भी हमला हुआ है। ऑन अदर हैंड एक खबर मैंने पढ़ी कि हमास जो है वो पीस डील कर सकता है, क्योंकि इसराइल जो है वो घिर चुका है। इसराइल को उधर से हमास मार रही है, जो कि डेफिनेटली काफी कमजोर हुई है गजा के अटैक के बाद। और इस तरफ से लबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह मार रही है। उधर से उर्दन ने यानी जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस इसराइल को दे दी है। और कतर भी को सालसी का किरदार अदा करने में काम कर रहा है। लेकिन ये हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है, ये ओवरऑल ईरान और इसराइल के जो तनाजा है, ये मुझे नहीं लगता कि खत्म कर सकते। क्योंकि इसराइल ने ऑफिशियली अटैक कर दिया है और खबर ये आ रही है कि वार प्लेन्स यानी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके जरिए इन्होंने हमला किया और मिसाइल वगैरह भी मारे हैं। डेफिनेटली ये प्रॉपर कोई भी न्यूज चैनल जो है वो सही प्रॉपर खबर नहीं दे रहा, बट अटैक हुआ है। ईरानियंस ने भी कंफर्म किया और 4 लोग ईरान के अंदर भी शहीद हुए हैं। अब ईरान ने पहले वार्न कर रखा था कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ तो जवाब देगा। ऐसा फील होता है कि महदूद अटैक्स थे, लाइक ये प्रॉपर कोई जंग नहीं चाहता इसराइल, बल्कि महदूद अपनी पॉलिटिकली साख्त बचाने के लिए हमला किया गया। बट अब वेट है ईरान के रिस्पॉन्स का। अगर ईरान रिस्पॉन्स देने का ऐलान करता है और अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया कि हम तो है ही नहीं भाई इसके अंदर, बट डेफिनेटली ईरान अगर रिस्पॉन्स करने का ऐलान करता है तो अब खत्ते की जो हालात है वो कशीदा हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद बढ़ जाए। मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ईरान इसराइल फलस्तीन, ये गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा है। 2022 से लेके 2024 तक और 25 आने वाला जंगों का सिलसिला जारी है। अगर गजा के अंदर जंग बंदी होती है और ईरान कोई बहुत ज्यादा बड़ा बयान नहीं देता, तो पॉसिबिलिटी यह है कि आखिरी अटैक भी हो, क्योंकि अमेरिका यही एक्सपेक्ट कर रहा है। अब सारी नजरें हैं ईरान के ऊपर। तो ये खबर देखते रहिएगा। अगर ईरान ने जवाब दिया, देने की कोशिश की, गोल्ड मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि इलाके के अंदर कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अब जरा फंडामेंटल जो कैलेंडर न्यूज़ हैं उनकी तरफ चलते हैं। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मैकालम की स्पीच है, डेफिनेटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 खबरें हैं। एक है जॉल्ट्स जॉब्स ओपनिंग और एक है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो डॉलर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग जो है वो डॉलर के लिए नेगेटिव है। अगर हम जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का रिसेंट अक्टूबर 1 का डाटा देखें तो उसमें भी जो फॉरकास्ट की गई थी उसके भी गलत आया। उससे पहले सितंबर 4 का डाटा देखें तो फॉरकास्ट के अगेंस्ट आया था। और अगर हम जुलाई 30 को देखें तो फॉरकास्ट के अगेंस्ट आया था। इसी तरीके से अगेन जुलाई 2 को भी फॉरकास्ट के अगेंस्ट आया था। तो पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर बड़ी कमी आई थी रिसेंटली। तो मुझे लगता है ये अगेंस्ट आएगा और डॉलर के हक में आएगा ये डाटा। अगर अगेंस्ट आता है तो डेफिनेटली गोल्ड बुलिश है। ठीक है, गोल्ड को सिर्फ एक ये जॉर्ज जॉब ओपनिंग न्यूज बीरिश नहीं भेज। जंग बंदी होगी, इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, गोल्ड बुरी तरह क्रैश करेगा। आप कहेंगे 2100 पे जाएगा ना, क्रैश करेगा। लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो कि ट्रेंड के अगेंस्ट बेशक एक न्यूज के ट्रेड लेनी चाहिए, गोल्ड पे ट्रेड भी नहीं लेनी चाहिए। और जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा जो दिखाया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग तो डॉलर नेगेटिव होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो, तो इसलिए इस न्यूज को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई की क्वार्टर रिपोर्ट है जो बहुत ज्यादा कमी है। यही के क्वार्टर रिपोर्ट में सीपीआई 0.7% गिर गई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, और सालाना 4% गिर गई है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट कट भी आ जाए जल्द ही, क्योंकि ये जो रेट कट्स है ना सर, ये गोल्ड को नहीं हिलने दे रहे, ये नहीं सैल लाने जाने दे रहे। क्योंकि रिसेंटली
अमेरिका ने भी रेट कट किया, साथ यूरोप ने भी किया, जो कि सारा जो इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और दीगर हैं। यूरो जर्मन प्रीमियम सीपीआई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर सीपीआई इंक्रीज होती है तो यूरो के लिए एक पॉजिटिव है, बट ये बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मुश्किल है क्रिएट करे। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा जी, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये अब जो न्यूज है ये इम्पैक्ट करेगी आपके अगली एनएफपी की न्यूज के ऊपर भी। अगर जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा नेगेटिव के अंदर आया ना, फिर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव ही आएगा। और अगर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज नेगेटिव आया तो सर जी एनएफपी सारी की सारी नेगेटिव आएगी, डॉलर के अगेंस्ट आएगी, डॉलर वीक हो सकता है। डाटा के अकॉर्डिंग डॉलर वीक, लेकिन ये न्यूज ट्रेड नहीं करनी। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को मैं बताऊं तो डॉलर वीक हो सकता है, और डॉलर के मुकाबले में जो करेंसीज हैं वो बाय जाएंगी। एडवांस जीडीपी क्वार्टर न्यूट्रल रिपोर्ट है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद जी बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है, और बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट में यानी इंटरेस्ट रेट को मेंटेन कर रहा है, विच इज गुड थिंग फॉर जापानीज येन, कि वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, मेंटेन करेंगे। और ये भी बड़ी बात है कि 25.25 देने हैं, वरना तो जापान लेता है भाई पैसे रखने पे। अच्छा, कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की रिपोर्ट है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है उसके लिए, लेकिन बहुत बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, बट ये डाटा नेगेटिव होगा करेंसी के लिए। अच्छा, उसके बाद है यूएसडी का कोर पीसीई इंडेक्स, जो कि एक पॉजिटिव खबर है डॉलर के लिए जुमेरात वाले दिन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, अगेन न्यूट्रल खबर है। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अगेन एक डॉलर के अगेंस्ट न्यूज है। तो अगर हम जॉर्ज जॉब ओपनिंग को पढ़ें तो वो भी अगेंस्ट, एडीपी को पढ़ें वो भी अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को पढ़ें वो भी अगेंस्ट। तो डाटा तो तीनों जो लेबर मार्केट से रिलेटेड जो खबरें हैं अगेंस्ट है। तो जो बड़ी न्यूज है ना वो तो डाटा अगेंस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा अगेंस्ट है, और दीगर जो, क्योंकि लास्ट टाइम कम आया है, बस पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा आए। तो ये डॉलर के लिए बुरी खबर है। कौन कौन सी? एक जॉर्ज जॉब ओपनिंग, लेकिन मुझे लगता है कि डाटा गलत आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ये डॉलर के लिए बुरी खबर है, और ये भी डॉलर के लिए बुरी खबर है। जबकि ये वाली जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये डॉलर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा अगर पीसीई भी बढ़ जाती है और सीपीआई भी बढ़ जाती है, तो इंटरेस्ट रेट वाला मामला होल्ड पे चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक और कट ना आए। वैसे बेहतर था कि एक 25 पॉइंट का कट लग जाता और जिन जिन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करना है मामला खत्म करते, और गोल्ड फिर वार के बाद डंप करता, बट रुक जाएगा मामला। सो एक खबर अगेंस्ट, दूसरी अगेंस्ट, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली भी अगेंस्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद है सीपीआई स्विस फ्रैंक की, जो कि -3 से 0.0 पे आ गई है। पॉसिबिलिटी है कि ये करेंसी के लिए एक बुरी खबर हो अगर स्विस फ्रैंक ने इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ की बात की तो, या प्रीवियस कोई बात की हो। मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं फिलहाल डॉलर को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो इसको ट्रेड मत करें, क्योंकि इसका पूरा डाटा और ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगर आपने रिक्वेस्ट की तो सिखाऊंगा। अच्छा, अब है अगली बड़ी खबर, एक जॉर्ज जॉब ओपनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दूसरी बड़ी खबर थी इस हफ्ते की, और तीसरी बड़ी खबर जो है वो है जॉर्ज, सॉरी, एनएफपी। एनएफपी के अंदर तीन डाटा आते हैं, एक होता है एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स, एक होता है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये डाटा है 5:30 पे। अच्छा जी, एवरेज वाली अर्निंग में भी डिक्रीज बता रहा है, यानी एक नेगेटिव खबर। टोटल तीन खबरें हैं और 5:30 पे हैं, और महीने के पहले जुमे यानी नवंबर 1 को डॉलर। और जो डाटा हमें एम्प्लॉयमेंट का दिया गया है वो भी 254 के से 111 के, यानी खतरनाक हद तक नेगेटिव है। अगर एडीपी नेगेटिव आया ना तो ये पॉसिबिलिटी कंफर्म है ये नेगेटिव आएगा, और डॉलर के लिए अच्छी चीज नहीं है, यानी गोल्ड के लिए फिर फ्यूल है ये, यानी ये चीजें गोल्ड के लिए फिर फ्यूल साबित हो। अगर एडीपी, जिसको मैंने बोला है कि जिसमें डॉलर वीक होगा, अगर आप ट्रेड करते हो प्रॉफिट होता है, तो समझ जाना फिर इस न्यूज में भी आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा अगर ये डाटा गिरेगा, ये भी गिरेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि डॉलर को धचका लगेगा इस एनएफपी के ऊपर, और अगेन गोल्ड के लिए काफी सारा फ्यूल है।
टाटा के अगर अकॉर्डिंग देखें तो सारी की सारी न्यूज़ेस भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट ही है। ठीक है। बट डॉलर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा को प्रेशराइज होगा। बट गोल्ड के लिए कोई एक भी न्यूज़ फ्यूल साबित हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्शन के बाद ही मार्केट सारी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, यानी गोल्ड की और दीगर जितनी भी मार्केट है, जंगे शंगे, इलेक्शन आ गए करीब, इसके फौरन बाद पॉसिबिलिटी ये है कि शुरू हो जाए। अच्छा, 4 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन वाले दिन करीब आ चुके हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्शन के बाद ही मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये दो बड़ी खबरें हैं। एक ऑफिशियल बैंक रेट है, और एक फेडरल फंड रेट है, यानी एक पाउंड की और ये। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, लंबा होल्ड करते हैं, और पाउंड वाले भी लंबा होल्ड करते हैं, फिर गोल्ड के पास इंटरेस्ट रेट वाला फ्यूल खत्म हो गया, फिर जंग वाला फ्यूल रह गया, जंग रुकी, गोल्ड ड्रॉप। तो ये दो खबरें हैं। बेहतर ये है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए 25-25 पॉइंट का, ऑलरेडी कट हुआ है काफी, 50 पॉइंट का। 25 का कट हो जाता है तो सर जी मार्केट स्टेबल हो जाएगी, अगर ये और ये दोनों ये न्यूज़ेस गुजर जाती हैं। यानी जो अगले से अगला हफ्ता आ रहा है वो फैसला कौन होगा, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला फैसला नजर आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं तुक्का नहीं मारा, डाटा दे रहा हूं। अच्छा, आखिरी खबर है 47.2, 47.5, ये पॉजिटिव खबर है। 7 बजे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। ये जॉब वाली, एडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और जॉर्ज जॉब ओपनिंग, ये ज्यादा बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते की। अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो DXY के ऊपर मैंने एक चीज की निशानदेही की है, वो है हिडन डाइवर्जेंस। मैंने फील किया है कि H4 के टाइम फ्रेम के अंदर हिडन डाइवर्जेंस जरूर मौजूद है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा भी देता हूं, ताकि आप आराम सुकून से इसको देख सकें। तो आप ये देख सकते हैं, एक हिडन डाइवर्जेंस का सेटअप जो है वो अवेलेबल है। पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड एक नया हाई, यानी लास्ट हाई है 104.542, पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड एक नया हाई हाई बनाए, डिस्पाइट्स कितनी ज्यादा न्यूज़ हैं। क्योंकि अगर जॉल जॉब ओपनिंग भी डॉलर के हक में आ गई तो ये न्यू हाई बन जाएगा उसी दिन ही। ठीक है। बाद में बेशक मार्केट साइडवे में घूमती रहे। तो टेक्निकली जो डॉलर है वो इलेक्शन तक तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग होगा। इलेक्शन के बाद तक फिर FOMC के अंदर भी नेक्स्ट लाएमल अपनाया जाएगा। हाँ, डिप जरूर मारेगा, बट मुझे लग रहा है कि इलेक्शन तक स्ट्रांग होगा। अब इसके जो उल्टे हैं, गोल्ड का सीन जो है ना, वार की वजह से भी उल्टा चल रहा है, फिर इलेक्शन की वजह से भी उल्टा उल्टा चल रहा है। इलेक्शन तक मुझे नहीं लगता कि गोल्ड सेल आने वाला है। इलेक्शन के बाद आपको गोल्ड सेल होता नजर आएगा, क्योंकि एक GDP की, GBP की, और एक वो वाली खबर है, और वो फिर नेक्स्ट भी तज्जिया करेंगे। अच्छा, फिर है जी यूरो USD। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की, हैवी किस्म की हिडन डाइवर्जेंस है, और हिडन डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने लो बनाया तो एक बहुत तगड़ा लो बनेगी। तो आप यूरो USD को सेल कर सकते हो। इसमें H1 के अंदर फ्लैग भी था, बट डेफिनेटली सारी अवाम मुझे पता है गोल्ड को देख रही है। बट इन पेयर्स के अंदर काफी अच्छा फ्यूल है। तो यूरो USD को आप सेल कर सकते हैं। अगर यूरो USD इस लेवल को ब्रेक करता है, अ, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं यूरो USD के अंदर। ठीक है, मैं नीचे से एक बार इंडिकेटर रिमूव कर दूं, ये, और रिमूव ड्राइंग। अच्छा, H1। अच्छा जी, ये एरिया देखें आप थोड़ा सा गौर से, ये एंड ये, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यूरो USD सेल जाए। ठीक है, कुछ न्यूज़ हैं, बट ऐसा है कि जो सेटअप है और हिडन डाइवर्जेंस है और फ्लैग है, ये सेल लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया कि मुश्किल है डॉलर ड्रॉप हो। टेक्निकली फुल बाय है। फंडामेंटली कुछ न्यूज़ हैं जो कि हायर लो तो बना सकती है, रिवर्सल नहीं बना सकती। अच्छा चलें, यानी फ्यूल दे सकती हैं वो, अगर आप कहेंगे बहुत ज्यादा कोई। मंडे वाले दिन ये सेटअप कंफर्म होगा, ट्यूसडे वाले दिन आपकी एंट्री होगी, और ट्यूसडे वाले दिन भी आपकी TP होगी। सेम सेटअप GBP USD के अंदर भी है। अगर मैं हिडन डाइवर्जेंस आपको दिखाऊं, तो हिडन डाइवर्जेंस भी इस सेटअप के ऊपर मौजूद है। अगर आप इससे इस स्विंग को भी मार्क करते हो, या इससे इस स्विंग को भी मार्क करते हो, तो हिडन डाइवर्जेंस आपको लाजमी मिलेगी। तो अब यह है कि सेटअप थोड़ा सा, आप एंट्री आपकी लेट हो गई है, तो पॉसिबिलिटी ये रखें, पॉसिबल मूव ये है कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये ब्रेक होने दें, और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं आराम सुकून से, बिला झिझक। एक लॉन्ग टर्म नए लो तक आप एंट्री TP लगा सकते हैं। ऊपर छोटा सा एसएल,
यहाँ पे, और एक लंबी सी बड़ी सी टेक प्रॉफिट। तो ये सेटअप लाजमी मार्क कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ये इतने जल्दी वाले सेटअप नहीं है। ये प्रॉपर फ्लैग, बमा हिडन डाइवर्जेंस H4, बमा ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो आपकी एंट्री मिल सकती है। तो इसको आप देखिएगा, अगर सेटअप ये वैलिड रहता है तो आप इसके अंदर घुस सकते हैं, यूरो और इसके अंदर, क्योंकि टेक्निकली डॉलर बाय है और मंडे वाले दिन भी कोई न्यूज नहीं, और जॉब जॉब ओपनिंग अगेंस्ट आती है तो वैसे ही ये सेटअप आपका टीपी कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई के ऊपर देखते हैं। तो जीबी जेपीवाई के ऊपर मैंने एनालिसिस किए थे, बड़े टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। मार्केट यहाँ कहीं यहीं पे खड़ी थी, इस जगह पे। मैंने कहा था, ये मैंने बोला था कि मार्केट इस ऊपर वाले जोन के अंदर जाके ही वापस आएगी यहाँ तक, फुल रिवर्सल नहीं देगी, यहाँ तक आएगी, हायर लो बनाएगी और उसके बाद वापस मार्केट बाय जाएगी। अच्छा, अब आप देखें तो जोन के अंदर मार्केट खड़ी है और मार्केट रुकी पड़ी है। जोन के अंदर गई है, रिजेक्शन ली है और मार्केट रुकी हुई है। ठीक है, रुक गई है मार्केट। अच्छा, D1 का ये सेटअप है, तो इतनी जल्दी नहीं है, हमें कंफर्मेशन हो सकता है 2-4 दिन मजीद मार्केट इधर स्टे करे और उसके बाद कंफर्मेशन मिले। ये जो खबर थी ना फॉरेक्स फैक्ट्री की, ये वाली 7 तारीख को, मुझे लगता है कि इस तारीख को आपकी जो डायरेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगी जीबीपी जेपीवाई की। लेकिन अगर यहाँ पे आपको इनगल्फिंग या कोई भी रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है तो इस जोन के अंदर आप एक छोटी लॉट के साथ फिलहाल सेलिंग में बैठे, और 7 तारीख के बाद अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आप फिर मजीद एक लॉट अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वाला सेटअप वैलिड है। एविडेंस का वेट है, प्रॉपर D1 H4 का एविडेंस देखिएगा, बल्कि D1 का देखिएगा। यानी D1 में एविडेंस बनने में भी 2 लगेंगे दिन, मंडे ट्यूसडे एविडेंस बनता है, आप घुस जाए। और हायर लो पे आप टीपी लगाएंगे, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है इस जगह तक। इसके बाद फिर आप इसको इसके अंदर से निकल जाएंगे। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में ऐसा लग रहा था कि QM बनेगा, बट इतना ज्यादा वोलेटाइल और फंडामेंटली खतरनाक मार्केट में नहीं बन सका। ठीक है, आई थिंक अभी भी ये फेल नहीं हुआ है। अभी भी एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, H4 के लिहाज से अगर मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया 1758 का, फिर मार्केट 87 तक जाएगी, 87, 89, 90, उसको ब्रेक करती है तो देन फिर सर जी अगले वीक ही बताऊंगा, फिर नहीं, फिर रुकती ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। अभी क्या हो सकता है, अभी ट्रेड किस चीज को कर सकते हैं? अभी ट्रेड करने के लिए सब पेयर्स में आप ना डिमांड जोन्स और छोटे छोटे ब्रेक स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट्स के जो लेवल्स हैं वो आप निकाल के रखेंगे। जैसे कि मेरे लिए जो अच्छा एरिया है फॉर बाइंग, ये एरिया है सर जी एक, कि मार्केट आए, लिक्विडिटी ले दे, यहाँ पे एविडेंस दे और बाय जाए। उसके अलावा सर जी ये एरिया है, एंड नीचे की साइड पे मेरे पास सर जी बाइंग का ये एरिया है। बट मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करने का कहूंगा। अब मैं फिलहाल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने का नहीं कहूंगा। M15, M5, M30 में ट्रेड करने का कहूंगा। इससे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का नहीं। तो गोल्ड कहीं से भी रिट्रेस लेता है तो आप गोल्ड के अंदर बाइंग कर सकते हो अगर यहीं से वापस आता है। अगर गोल्ड इस वाले एरिया से वापस आता है ना सर जी, ये इस वाले एरिया से, सर जी ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है, फिर आप नीचे से बाइंग वाले लेवल्स को इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने वेट करना है मार्केट में कोई बाइंग का अच्छा सेटअप मिले। इस लेवल से रिजेक्ट ना करे मार्केट। ठीक है, इससे नीचे नीचे अगर मार्केट पहले ही आ जाती है, एविडेंस देती है, बाय कर लेना। यहाँ पे आती है, एविडेंस देती है, बाय। नीचे आती है, एविडेंस देती है, बाय। लेकिन अगर मार्केट यहां से इस जोन से रिजेक्ट होकर यहाँ पे आती है, फिर आपने बाय नहीं करना, बल्कि इस जोन में अगर आपको सेलिंग का एविडेंस मिलता है तो मैं तो कहता हूँ सेलिंग ना करें, बट ले सकते हैं ट्रेड एक शॉर्ट टर्म M15 के टाइम फ्रेम। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 58 का, देन फिर 87 कंफर्म टारगेट है, बाइंग करें। अगर आपने H1 M30 पे इस इन जोन्स के अलावा बाइंग करनी है तो फिर सर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक होने देना है, वरना अंदर रह के आप ट्रेड कर सकते हैं। M5, M15 के अंदर चैनल्स वाले स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि मौजूद हैं। तो आप कोशिश ये करें कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर रह के ट्रेड करें। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर रह के ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट नीचे एसएल हंटिंग करने जाती है तो आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहां से गिरती है ना इस जगह से, तो M5, M15 के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है,
पॉसिबिलिटी है कि फिर मार्केट नीचे से ऑर्डर्स उठा के फिर ऊपर ब्रेक करेगी, अगर फंडामेंटली यही कुछ चलता रहा। लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है H1 M30 के ऊपर, तो फिर आपने ब्रेक होने देना है ऊपर वाला लेवल। लॉन्ग टर्म सेलिंग करनी है तो नीचे वाला लेवल। उसके अंदर ट्रेड करना है तो मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिया और ऊपर से एक सेलिंग लेवल बता दिया। बेटर है कि बाइंग लेवल को भी फॉलो कर लें, सेलिंग वाले को भी फॉलो कर लें, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग को प्रेफर नहीं करना। बाइंग को भी फिलहाल H4 पे प्रेफर ना करें। H4 का अगर मार्केट ड्रॉप देती है, बहुत बड़ा ड्रॉप देती है, तो फिर वो एक अच्छा ड्रॉप होगा, हो सकता है रिवर्सल हो जाए। तो H4 पे भी बाइंग ना करें और D1 पे भी बाइंग ना करें। बाइंग करनी है H1 M15 M30 के ऊपर, और सेलिंग भी इसके ऊपर अगर कोई सेटअप मिलता है तो आपने करनी है। लेकिन फिलहाल जो सेटअप अवेलेबल है मैंने बता दिया है कि उस सेटअप के अंदर मार्केट कोई भी एंट्री, कोई भी एविडेंस देती है, तो आप कोशिश करेंगे कि इस जगह से सेलिंग लें, इस वाले एरिया से सेलिंग आप कर सकते हैं। अगर यहीं से रिजेक्ट होके तो बाइंग यहां तक, इस एरिया तक, बाइंग भी ऊपर तक नहीं। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से सेल जाती है तो यहां तक, तो बाइंग भी इस एरिया तक ही, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये एरिया बड़ा स्ट्रांग है। अगर रिजेक्शन देती है तो सेल ले लेना यहां से एक शॉर्ट, लेकिन अगर तोड़ती है तो फिर बाई की एंट्री ले लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।